हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन जनवरी 25 इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है एंड इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स. ओके, क्विक डिस्कशन ऑफ द पेपर विद देयर आंसर की. क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें देके रखा है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल. क्वेश्चन नंबर बी है, buyers ultimately determine which goods and services will be produced and in what quantities. ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर बेसिक central economic problems of an economy? तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज वेयर टू प्रोड्यूस. क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनेंस मिनिस्टर वाज डिस्कसिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये दोनों ही मैक्रो की चीजें होती है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस on liquor to reduce its consumption. Question number 6 है, when some people start investing money in share market, then many people start following the same without considering the advantages and disadvantages. जब दूसरे लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं, वो बैंड वेगन इफेक्ट होता है. दैट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 7 है, सेट्रस पेरिबस, ये लैटिन फ्रेज क्या बताता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. क्वेश्चन नंबर 8 है, स्लोप क्या होता है डिमांड कर्व का? आंसर है ऑप्शन सी, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी. क्वेश्चन नंबर 9 देकर रखा है, अ शॉपकीपर सेल्स टू कमोडिटीज ए एंड बी which are close substitutes of each other. It is observed that when the price of commodity A rises by 20%, increase in price देके रखा है of 20%, तो क्वांटिटी डिमांडेड B का बढ़ जाता है by 30%. क्वांटिटी बढ़ गया है by 30%. बेटा दोनों सब्सटीट्यूट है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, आंसर प्लस में आएगा. 30% change in quantity divided by change in price. Answer would be plus 1.5, that is option C. Question number 10 है, excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than to go without a thing over that, which he actually does pay. It is called, जो एक्स्ट्रा वो पे करना चाहता है ओवर एंड अबव द एक्चुअल अमाउंट, वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस. दैट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11 देके रखा है, with reference to the following indifference map, which of the following curve represents the highest satisfaction level? Higher IC gives you higher level of satisfaction. तो बेटा करेक्ट आंसर होगा IC3, that is option A. Question number 12 है, which of the following refers to the bond satisfying power of goods and services? Again, answer would be option A, that is utility. Question number 13 है, if the price of wheat increases from 1800 per quintal to 2200 per quintal, प्राइस में चेंज कितना हो गया? 2200 माइनस 1800, दैट इज 400 का चेंज आ गया है. एंड कॉन्सिक्वेंटली क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 2000 क्विंटल टू 3200 क्विंटल. चेंज इन क्वांटिटी हो गया है ऑफ 1200. तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, चेंज इन क्यू ऑफ 1200 अपॉन चेंज इन पी ऑफ 400 into original price 1800 upon original quantity 2000. Okay. When you solve it, you get the answer option C, that is 2.7. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होगा? ईएस होगा इनफाइनाइट. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही है. क्वेश्चन नंबर 15, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज क्यू इज इक्वल टू 120 प्लस 6p. फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन द प्राइस इज 10. 120 प्लस 6p मतलब स्लोप आ गया चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन p 6. ओके, 6 अगर चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन p है into original price. I have done the calculation here. Original price कितना है? Original price 10 दिया हुआ है. Upon original quantity अगर अपन निकालें 120 plus 6 into 10, that gives you 180. तो 10 divided by 180, इसको solve करने पे जो आंसर आ रहा है that is plus 1 by 3. सप्लाई फंक्शन है, आंसर पॉजिटिव में आएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following is not a characteristic of land? ऑप्शन बी सही है, land is an active factor. क्वेश्चन नंबर 17, कॉप डॉगलस फंक्शन पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन. Q इज इक्वल टू K L to the power A C to the power 1 minus A. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. फिर ये प्रोडक्शन रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था तुम्हें, जिसमें तुम्हें सब कैलकुलेट करना था, TP MP AP. तो सबसे पहले तुमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एवरेज प्रोडक्ट एट 6 यूनिट्स ऑफ लेबर पे कितना एवरेज प्रोडक्ट आएगा. यू वर गिवन मार्जिनल प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है. फर्स्ट थिंग इज टू कंप्लीट द टेबल ऑब्वियसली. पहले लेवल पे सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी. देन मार्जिनल प्रोडक्ट देके रखा है,
तो टीपी हो जाएगा 10 प्लस 11 दैट गिव्स यू 21 एंड 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5 वुड बी एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे तुम टीपी निकाल लोगे। 11 इंटू 3 33 एंड 33 माइनस 21 विल गिव यू 12 का एमपी। उसके बाद तुम्हें एमपी देके रखा है 33 में अगर 11 ऐड कर दिया जाएगा तो 44 इज योर न्यू टोटल प्रोडक्ट। 44 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मिल जाएगा 11 का एवरेज प्रोडक्ट। उसके बाद अपने को टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है तो 52 माइनस 44 एमपी हो जाएगा 8 का एंड 52 डिवाइडेड बाय 5 10.4 का आ जाएगा एपी एंड फाइनली और गिवन एमपी ऑफ 8। तो 52 में ऐड कर देंगे तो 60 टीपी आ जाएगा और 60 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 10 का एपी आ जाएगा। तो बेटा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ 6th यूनिट 10 है। उसके बाद तुम्हें पूछा है टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4th यूनिट, टीपी ऑफ 4th यूनिट अपन ने निकाल लिया है दैट इज 44। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी सही है। एंड लास्ट वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 5th यूनिट, एमपी ऑफ 5th यूनिट है 8. Okay, we have already calculated. Correct option is option A in this case. Next, who describes production function as relationship between maximum amount of output that can be produced and the input required to make that output? But the correct option here is option B, Samuelson. It was a very good question. Different kind of question जो अभी तक नहीं आया है. Next is in short run, when average cost falls as a result of an increase in output, output बढ़ने से जब average cost बढ़ती है, average cost गिरती है, तो marginal cost is dash then average cost. अगर average cost गिर रही होती है, remember the graph, ऐसा ग्राफ है average cost and marginal cost का, okay? Average cost जब गिरती है, तो marginal cost कम होती है, it is less than average cost. Correct option is option B. नेक्स्ट पे आ जाते हैं 23। इनिशियली अ फर्म एंजॉयज डैश ऑफ स्केल एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट एंजॉयज डैश ऑफ स्केल। ये पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है तुम्हारे मॉड्यूल में। इंटरनल इकोनॉमीज एंड देन इंटरनल डिसइकोनॉमीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अ गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 24 है द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप कर्व बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 डैश आर ऑलवेज incurred once and for all and cannot be recovered। जो कॉस्ट को आप रिकवर नहीं कर सकते वो होती है sunk cost। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है price elasticity of demand of a firm under perfect competition will be, it will be infinite। correct option will be option B। direct question again। many sellers offering differentiated products, बेटा ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एआर एंड इलास्टिसिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एमआर इज इक्वल टू एआर इंटू ई माइनस वन अपॉन में ई। डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 29 है टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू। टोटल रेवेन्यू तब मैक्सिमम होता है जब इलास्टिसिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो एमआर का वैल्यू 0 हो जाता है एंड एमआर जब 0 होता है तो टीआर मैक्सिमम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है when both demand and supply increase the equilibrium quantity। बेटा डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ गए हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, लेकिन कितना डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। तो प्राइस के बारे में वी आर अनसर्टेन, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 देके रखा है, इसमें तुम्हें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। पहली और चौथी कंडीशन सही है। एमआरएमसी जब बराबर होते हैं और उसके बाद एमसी का स्लोप शुड बी पॉजिटिव। ओके, सॉरी एमआरएमसी जब बराबर होते हैं दैट इज फर्स्ट कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन इज एमसी का स्लोप शुड बी पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। व्हेन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स डैश एवरेज its average revenues are more than average total cost। अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसका एवरेज रेवेन्यू बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एवरेज टोटल कॉस्ट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 मार्केट फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आंसर वुड बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 34 डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इन इलास्टिक डिमांड कर्व इज द फीचर ऑफ। कौन से मार्केट का फीचर होगा इन इलास्टिक डिमांड जिसमें सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 35 मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ऐसा मार्केट कहलाता है मोनोप्सोनी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। इसमें अपने को मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। प्राइस लेके रखी है 20, मतलब एवरेज रेवेन्यू 20 है, तो क्वांटिटी खरीदी जाती है 9, तो 20 इंटू 9 180 रुपीज का टोटल रेवेन्यू है। 19 का जब प्राइस हो जाता है तो 10 यूनिट खरीदी जाती है, तो 19 इंटू 10 टोटल रेवेन्यू हो गया 190। चेंज इन टोटल रेवेन्यू है 190 माइनस 180, दैट इज 10, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Average revenue curve is also known as demand curve. Option B सही है. Direct question again. Question number 38 है. When sorry, with a decrease in demand curve, with a decrease in demand, there is. जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा? अगर डिमांड कम होती है तो ऐसे सिचुएशन में there will be a decrease in equilibrium price and quantity demanded and supplied. डिक्रीज हो जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड दोनों ही कम हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ सप्लाई इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड। अगर सप्लाई बढ़ रहा है और ज्यादा एक्सटेंट से बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू डिमांड, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है इन कंपैरिजन टू डिमांड, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम प्राइस गिर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लेस देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन ओलिगोपोली व्हेन द इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय वन लार्ज फर्म with its which is considered as leader, अगर मार्केट लीडर इमर्ज हो जाता है तो ऐसी ओलिगोपोली को बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन, बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, because they are it shows relationship between aggregate consumption and aggregate disposable income. Option A सही है। Question number 42, the value of all final goods and services produced in the country within a given period of time, इसे कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्री के विदिन की बात हो रही है, इट इज डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही आंसर है, नेशनल इनकम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 43, इफ जीडीपी एट एमपी इज मोर देन जीएनपी एट एमपी, इसका क्या मतलब है? अगर जीडीपी बड़ा है इन कंपैरिजन टू जीएनपी तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। ओके, बेसिकली डोमेस्टिक इनकम बड़ी है और नेशनल इनकम कम है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द रियल जीडीपी if nominal GDP is 720 and price index is 120. 120 is equal to nominal GDP 720 upon real GDP into 100. Okay, इसको solve करने पे you get the answer of 600. Correct option is option C, that is 600. Which one of the following is not true for personal income? Personal income के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? Option C सही है। It is a measure of actual current income receipts of a person only from productive activities. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से मिला हुआ पैसा ही पर्सनल इनकम है? नहीं, इट इंक्लूड्स रेमिटेंसेस ऑल्सो, जो भी पैसा आप रिसीव करते हो वो सब पर्सनल इनकम में आता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जब कंजम्पशन देके रखा है 300 और इनकम देके रखी है 1200, तो 300 अपॉन 1200 करेंगे तो मिलेगा 0.25। ये एपीसी आया है, अपने को एपीएस चाहिए, तो एपीएस होगा 1 माइनस 0.25, दैट इज 0.75। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ी होती है और 1 से कम होगी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। क्वेश्चन नंबर 49 है ना, 3 सेक्टर मॉडल, सपोज सी इज इक्वल टू 8 प्लस 0.6 वाई टी, आई मतलब इन्वेस्टमेंट 60 देके रखा है, जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 देके रखा है, तो अपने को कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू 8 प्लस 0.6 इंटू इनकम माइनस टैक्स, टैक्स देके रखा है ऑफ 10, प्लस 60 प्लस 10 मतलब प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ 180। 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 180। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय रुपीज 300 crore, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 300 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देके रखा है 0.6, तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला लगाए तो के की वैल्यू आ जाती है 0.25, और 0.25 इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन आई अपने को दिया हुआ है 300 का, तो 300 इंटू 2.5 यानी 750 इज द चेंज इन इनकम। Okay, correct option is option D. Question number 51. While using the income method, which of the following income is included
while calculating national income. So answer would be commission and brokerage, option D. क्वेश्चन नंबर 52, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. अगर सेल देके रखी है 750 की, ओपनिंग स्टॉक है 300 का, क्लोजिंग स्टॉक 200 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 250. सेल 750 में हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक 200 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ 300. तो -100 इसमें ऐड हो जाएगा. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक 650 आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट. उसमें से माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ 250, तो यू विल गेट 400 एज जीडीपी एट एमपी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 53, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इट इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ऑप्शन सी सही है. क्वेश्चन नंबर 54, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in national income to change in investment. Correct option is option D. Question number 55, the ratio of total consumption to total income. Total consumption upon total income होता है APC, average propensity to consume. Correct is option A. Question number 56, when entrepreneurs are pessimistic about future conditions, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में contraction का phase start हो जाएगा. Correct option is option C. Question number 57, which of the following is not a characteristic of business cycle? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ये रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होती है, पीरियोडिक होती है लेकिन रेगुलर फीचर नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल. इनमें से कौन सा इंटरनल कॉज नहीं है? टेक्नोलॉजी शॉक इज एन एक्सटर्नल कॉज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 55, चेंजेस इन स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. ये कौन सा एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? करेक्ट है ऑप्शन ए. ये लीडिंग इंडिकेटर है, डायरेक्टली दिया हुआ है मॉड्यूल में. क्वेश्चन नंबर 16, वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, तो उसे क्या बोलते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज लैगिंग इंडिकेटर. क्वेश्चन नंबर 61 है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम. ये कौन लेवी करता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टली दिया हुआ है मॉड्यूल में. क्वेश्चन नंबर 62 है गवर्नमेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड. ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? द करेक्ट आंसर इज इट्स एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट खुद एलोकेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना चाहती है. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 63, अ प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम ensures, क्या ensure करता है? Those who have greater ability to pay contribute more and the tax burden is distributed fairly among the population. Correct option is option B. Direct tax या progressive tax ये promote करता है. Question number 64 is non-debt capital receipts of government include. इनमें क्या include होगा? तो correct option is option D, that is recovery of loans and advance. Directly दिया है again module का. Question number 65, when the outcome of a policy are not visible for some time, तो इसको क्या बोला जाता है? अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर है ऑप्शन डी, इम्पैक्ट लैग. क्वेश्चन नंबर 66, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. आंसर है इसका, ये है फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 67, द रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर क्रिएट एनी रिडक्शन इन द एसेट, उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट. डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 67, आंसर सी है. Which of the following is applied on interstate movement of goods and services? Correct option is option C, IGST. Question number 69 है the cap and trade method used by government to ensure that pollution is minimized is the most cost effective way, is an example of government intervention to control या correct externalities. Question number 69 का correct option है option A. Question number 70, which constitutional body maintains fiscal federalism in India? मैंने बताया हुआ था तुम्हें. Okay, the correct option is option D, that is Finance Commission. Question number 71, which of the following is not a characteristic of money? Option D सही है, easily reproducible नहीं होता है by people. Question number easily reproducible by people सही ऑप्शन है और ये मनी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 72, the currency issued by central bank is known as. Correct option is option C, that is fiat money. Question number 73, considering considering that with a money multiplier 1.5 money multiplier की वैल्यू देकर रखी है, मनी सप्लाई 600 करोड़ का अचीव हुआ है, अपने को मॉनेटरी बेस निकालना है, हाई पावर्ड मनी. फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस. तो 1.5 into h is equal to 600. सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग आंसर ऑफ 400. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 74 है कैलकुलेट नैरो मनी M1. इजी है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. इन तीनों को ऐड करके वी गेट द आंसर ऑफ 5,68,000 करोड़.
ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, कैलकुलेट करेंसी विथ पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डायरेक्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं ये सब। नोट्स इन सर्कुलेशन को ऐड करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन को ऐड करो, सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन को ऐड करो, और कैश इन हैंड विद बैंक्स को माइनस करेंगे, तो वी गेट द आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 19,750 crore। क्वेश्चन नंबर 76 है, डैश इज अ penal rate which RBI at which RBI lends money to banks above the rate of available under repo policy। बेटा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन ऑफ योर मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 77 बेटा ये अलग तरह का क्वेश्चन है क्योंकि समरी में था ये पॉइंट और वो तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ the recommendation of dash committee। the correct answer is option B, that is नरसिम्हा committee। डायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन ये समरी में पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, मनी created by government, sorry, commercial banks is called, answer would be option D, उसे कहते हैं credit money। question number 79, under the concept of money supply, the term public, उसमें क्या exclude किया जाएगा? the correct option will be government and banking system, क्योंकि ये suppliers of money होते हैं। question number 80 है, कंप्यूट दी टोटल क्रेडिट मनी। कितना क्रेडिट मनी इशू कर रही है बैंक्स? तुमको रिजर्व देके रखा है 15% का, और 12 लाख इज दी मनी डिपॉजिटेड इन दी बैंकिंग सिस्टम। तो कैश डिवाइडेड बाय आरआर कर लो, डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय आरआर, 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.15। करेक्ट ऑप्शन वुड बी 80 lakhs इज दी मनी क्रिएटेड। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? हेक्सकर-ओलियन थ्योरी है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा टैरिफ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स? कंटेंट के बेसिस पे कौन सा क्रेडिट लगता है? टेक्निकल टैरिफ। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, विच टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड either on the basis of the value of the imported goods or on the basis of unit of measure of the imported goods, depending on which generates the most income or less income? बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मिक्स टैरिफ। डायरेक्ट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 84, the system wherein the nominal tariff rates on the imported manufactured goods are higher than nominal tariff rates on intermediate inputs। inputs पे कम रेट है और गुड्स पे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ज्यादा रेट है। बेटा ये एस्केलेटेड टैरिफ होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, which of the following is a measure to protect human, animal, or plant life? Correct option is option B, that is sanitary and phytosanitary measures। Question number 86, with regards to the international trade, the European Union is regarded as, correct option is option D, that is it is regarded as a custom union। Question number 87, which of the following country is not a member of G20? Correct option is option C। Next है question number 88, ये direct question था again। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन कंट्रीज आर रेफर्ड एज। एक कंट्री दूसरे को दे रही है और दूसरी पहले को दे रही है, तो ऐसे एफडीआई को बोला जाता है टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, अ टोटल बैन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ some or all the countries। बेटा ये होता है एम्बार्गो। टोटल बैन इज एम्बार्गो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, coming on to next, that is question number 90, that is the theory of comparative advantage in international trade। ये किसने दी है? The correct answer is डेविड रिकार्डो। क्वेश्चन नंबर 91, अब ये सारे इंडियन इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। डैश फैसिलिटेट्स एंड improves access to government data। Correct option will be NDAP, option C। Question number 92 है, which scheme is aimed to providing immediate electric, sorry, aimed to providing electric and hybrid vehicle technology? तो correct answer would be option A, that is FAME India। Question number 93 is, which act was initially aimed for restriction of large scale industries? Correct answer to it will be option D, that is MRTP Act। 94 question में from which year onwards हमने managed floating system adopt कर लिया था? Correct option would be option D, that is 1993। क्वेश्चन नंबर 95 है, मिनिमम सपोर्ट सिस्टम या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने पे फिक्स की जाती है?
Correct is 1.5 time of the cost of production. Option D सही है. Question number 96. Which policy was adopted to ensure world-class industrial infrastructure? Correct option is option A, PM Mitra. Then question number 97 is during the British period, modern industrial sector saw lopsided growth with the dominance of dash industries. Correct answer would be cotton and jute industries. That's option C. Question number 98 है statutory recognition was gained to dash to facilitate mobilization of adequate resources. Correct answer was option C, SEBI. Question number 99. Question number 99 is in which of the following sector FDI is prohibited? Correct option is option C, that is atomic energy. And finally, last question is question 100. Production of milk is included in which sector? Correct answer would be option C, that is its primary sector of the economy.